नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं समाचार। मैं हूं अजय मिश्र। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया मेगा रोड शो। रोड शो में उमड़ा भारी जनसैलाब। लोगों ने फूल बरसाकर प्रधानमंत्री मोदी का किया स्वागत। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के लिए तेज हुआ प्रचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता सरकार को घेरा। कहा, पश्चिम बंगाल में टीएमसी का जाना तय। पीएम मोदी ने बेलूर मठ में रामकृष्ण परमहंस की प्रतिमा के किए दर्शन। पश्चिम बंगाल में पहले चरण में चुनाव में बम्पर मतदान। शाम 5 बजे तक करीब 89% से ज्यादा मतदान। कूच बिहार, बीरभूम, जलपाईगुड़ी, झारग्राम में भी 80% से ज्यादा वोटिंग। तमिलनाडु में भी विधानसभा चुनाव में भारी मतदान। शाम 5 बजे तक 82% से ज्यादा मतदान हुआ दर्ज। दिग्गजों ने भी किया अपने मताधिकारों का प्रयोग। और पश्चिमी एशिया में तनाव के बीच देश में घरेलू ऊर्जा की आपूर्ति पूरी तरह से सामान्य। खाड़ी क्षेत्र में किसी भी भारतीय जहाज पर नहीं हुआ कोई हमला। संघर्ष शुरू होने के बाद अब तक 10 जहाज भारत सुरक्षित पहुंचे। और सबसे पहले आपको आंकड़े दिखाते हैं कि आज पश्चिम बंगाल में किस तरह से आज बम्पर वोटिंग हुई और रिकॉर्ड टूटा। शाम 5 बजे तक के आंकड़े फिलहाल हमारे पास हैं। 89% से ज्यादा मतदान आज दर्ज किया गया। शाम 5 बजे तक के आंकड़े आपको दिखा रहे हैं। करीब 90% से ज्यादा मतदान अब तक के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। कूच बिहार की बात करें तो वहां पर 90% से ज्यादा। कूच बिहार दक्षिण में और उत्तर में दोनों ही जगहों पर 90% से ज्यादा। दिनहाटा में तो ये आंकड़ा करीब 93% पर पहुंचा। सिताई में 93% से भी ज्यादा मतदान हुआ। इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने मताधिकार का प्रयोग किया। मालदा में करीब 90%, मुर्शिदा में 91% से ज्यादा मतदान आज दर्ज किया गया। शाम 5 बजे तक बंगाल में वोटिंग का नया रिकॉर्ड। जबरदस्त वोटिंग। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि ये जो बड़ा टर्नआउट हुआ है उसके कई सारे मायने हो सकते हैं। क्या ये राज्य में परिवर्तन का संकेत है या फिर मौजूदा सरकार से नाराजगी? ये आंकड़े कई सारी कहानियां बयां कर रहे हैं। दिनहाटा में 52% से ज्यादा मतदान। ये लगातार हम आपको आंकड़े दिखा रहे हैं। सिताई में 93% से भी ज्यादा मतदान किया गया। और मुझे लगता है कि अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड होगा सिताई का यह आंकड़ा। मालदा में करीब 90% और मुर्शिदाबाद जैसे जगह पे 91% से ज्यादा, जहां पर लोग वोटिंग में आने से डरते थे। इस बात में कोई दो राय नहीं कि यह चुनाव आयोग की बड़ी सफलता माना जाएगा कि निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव कराने का जो वायदा उन्होंने किया, जो सुरक्षा के प्रबंध किए गए, बड़ी संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़ करके मतदान में हिस्सा लिया। लोग घरों से बाहर निकले और अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग किया। इससे पूर्व हम विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में खास तौर पर देख चुके हैं कि राजनीतिक हिंसा की बड़ी खबरें आती रही हैं, लेकिन इस बार के चुनाव में इसमें बहुत बड़ी कमी दर्ज की गई है। आंकड़े इस वक्त आप देख रहे हैं। मालदा में 90%, मुर्शिदाबाद में 91% से ज्यादा मतदान। और पश्चिम बंगाल में फर्स्ट फेज की 152 सीटों पर और तमिलनाडु में सभी 234 सीटों पर आज वोट डाले गए। शाम 5 बजे तक बंगाल में लगभग 90% से ज्यादा मतदान हो चुका था। इससे पहले पुडुचेरी में 2026 में यह आंकड़ा पहुंचा था 89.87%। इस बार बंगाल ने इस रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। पश्चिम बंगाल विधानसभा की 294 सीटों में से 152 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। पहले चरण में कुल 1478 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इनमें शुभेंदु अधिकारी, अधीर रंजन चौधरी सहित कई दिग्गज शामिल हैं, जिनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। इस बार चुनाव में मुख्य लड़ाई बीजेपी और ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के बीच है। पहले चरण का चुनाव दोनों पार्टियों के लिए काफी अहम है। बीजेपी ने पहले चरण की सभी 152 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, तो वहीं टीएमसी ने 148 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारा है। उधर कांग्रेस पहले चरण में 151 सीटों पर, तो सीपीएम 98 सीटों पर चुनाव लड़ रही है।
पहले चरण में कुल 929 प्रत्याशी निर्दलीय मैदान में हैं। पश्चिम बंगाल में सुबह से ही पोलिंग बूथ पर लंबी कतारें दिख रही हैं। आम लोगों के साथ राज्य के बड़े चेहरे भी मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। आज सुबह नंदीग्राम से बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने मतदान केंद्र का दौरा किया और स्थानीय लोगों से मुलाकात की। शुभेंदु अधिकारी ने वोट डालने के बाद कहा, इस बार जनता परिवर्तन चाहती है। यहाँ हिंदू जो हमारी दीदी बहनें रो रहा है, जो इस बार परिवर्तन नहीं होगा तो बंगाल का सनातन खत्म हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन इज डूइंग वेरी बेटर, लेकिन कुछ तो है, चोट डाकत तो है अभी भी। वो पिंगला उसी का खिलाफ हम लोग का स्पेसिफिक कंप्लेन है। चिन्मय प्रामाणिक हमारी पोलिंग एजेंट को अरेस्ट किया है, उसको तुरंत कार्रवाई होना चाहिए। मैं पुलिस ऑब्जर्वर, स्टेट पुलिस ऑब्जर्वर मिश्रा और सीओ साहब मनोज अग्रवाल के साथ किया, कंप्लेन भी किया, उसको तुरंत उसको वहां हटाना चाहिए, एक्शन होना चाहिए, सस्पेंड होना चाहिए। वहीं तूफानगंज के बारोकदली इलाके में मतदान के दौरान तनाव की खबरें भी सामने आई। आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने मतदाताओं को डराने धमकाने की कोशिश की, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही सुरक्षा बल तुरंत मौके पर पहुंचे और हालात को काबू में किया। मुर्शिदाबाद के नौदा में मतदान के बीच तनाव बढ़ गया। वहां टीएमसी और हुमायूं कबीर के समर्थकों के बीच झड़प हुई, जिसके बाद मौके पर पहुंचे हुमायूं कबीर धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि टीएमसी गुंडागर्दी पर उतर आई है। मामले को लेकर उन्होंने पश्चिम बंगाल पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का भी आरोप लगाया है। मेरा को लोगों को मार रहा है, धमका रहा है, रात भर उनको डराया, तो नहीं होना चाहिए ना। ये इलेक्शन कमीशन इसनो जो गुंडागिरी कर रहा है टीएमसी वाला, उनको खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए, बाद में नहीं उठ जाएगी। पहले चरण के मतदान के बीच टीएमसी ने एक बार फिर दावा किया कि राज्य में उसकी एक बार फिर सरकार बनने वाली है। लोगों ने बीजेपी के खिलाफ वोट देने का मन बना लिया है। भाजपा जो बंगाल के बाहर रहने वाले बंगालियों पर बंगला बोलने और मछली खाने के कारण हमला करती है, उनके खिलाफ लोग मतदान कर रहे हैं। वे ममता बनर्जी को चौथी बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए मतदान कर रहे हैं। बंगाल में मुख्य मुकाबला टीएमसी और बीजेपी के बीच है। यहाँ के बूथों पर वेबकास्टिंग यानी लाइव मॉनिटरिंग के जरिए चुनाव आयोग निगरानी कर रहा है। राज्य की बाकी 142 सीटों पर दूसरे फेज में 29 अप्रैल को वोटिंग होगी। नतीजा 4 मई को आएगा। कोलकाता से सौरभ दत्ता, अमरेंद्र गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण के दौरान कुछ जगहों पर हिंसक घटनाएं भी देखने को मिली हैं। बीरभूम के खैराशोल में केंद्रीय बलों के जवानों पर ही हमला कर दिया गया। जवानों को निशाना बनाकर के ईंट और पत्थर तक फेंके गए। जान बचाने के लिए पुलिस को सर्विस रिवॉल्वर तक निकालनी पड़ी। शांतिपूर्ण चुनाव के बीच दुबराजपुर विधानसभा के अंतर्गत ये खैराशोल की घटना ये बताती है कि सवाल अब भी उठ रहा है कि क्या ये सब पहले से तय योजना के तहत हुआ। दरअसल ईवीएम में कुछ तकनीकी खामियों को लेकर के तृणमूल समर्थक वहां पर जुटे और उन्होंने केंद्रीय बलों के जवानों के साथ तीखी बहस शुरू कर दी। जवानों ने स्थिति को शांत करने की कोशिश की, लेकिन आक्रोशित टीएमसी समर्थकों ने उनकी बात ही नहीं सुनी। तस्वीरें आप देख रहे हैं। और दिव्यांश हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधे जलपाईगुड़ी से उनके पास चलते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ रहा पूरा मामला। दिव्यांशु, थोड़ा सा पहले तो इस बीरभूम के मामले में अगर आपको जानकारी तो थोड़ा सा बताइए, ये पूरी घटना क्यों हुई। हालांकि इस बात में कोई दो राय नहीं कि जो पिछले विधानसभा चुनाव जितने भी हमने देखे उसके मुकाबले हिंसा में बहुत कमी देखी गई थी। देखिए बिल्कुल अजय जी, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस बार जो बंगाल विधानसभा चुनाव हुआ उसमें इलेक्शन कमीशन ने अपनी कमर कसी हुई थी और कई महीने पहले से ही इलेक्शन कमीशन की टीम जो है पूरे बंगाल में घूम रही थी और इस बात का जायजा ले रही थी कि आखिर जो बंगाल चुनाव होंगे उसमें कितनी सुरक्षा की जो कंपनियां हैं उनको तैनात किया जाएगा। और यही वजह है कि बड़ी संख्या में जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स यानी कि पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनको पूरे बंगाल में जो है
है वो तैनात किया गया था। आज सुबह से मैं नॉर्थ बंगाल की कई सीटों पर रहा, वहां पर छुटपुट जो घटनाएं हैं वो जरूर रही, और कुल मिला के अब फिलहाल जो चुनाव है वो पूरी तरीके से संपन्न हो चुका है। 6 बजे का टाइम था आखिरी, और 6 बजे तक जो पहले फेज का चुनाव है पूरी तरीके से संपन्न हो चुका है। हालांकि इस पूरे फेज में जो चुनाव हुआ उसमें कई जगह बवाल और जो तनाव है उसकी जो स्थिति है वो जरूर बनती हुई नजर आई। अजय जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि फिलहाल मेरी मौजूदगी जो है वो सिलीगुड़ी की एक सीट पर है। कुछ देर पहले मैं जलपाईगुड़ी में था, फिलहाल मैं सिलीगुड़ी जो विधानसभा सीट है उस पर मौजूद हूं, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये पोलिंग स्टेशन है। यहाँ पर अंदर पोलिंग पूरी तरीके से थम चुकी है, लेकिन जो ईवीएम है वो यहाँ पर अभी सील की जा रही है। थोड़ा सा वक्त लग रहा है, 1 घंटे का वक्त हो चुका है। ईवीएम सील की जाएगी और यहाँ से सीधा ईवीएम को स्ट्रांग रूम पहुंचाया जाएगा। पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है ईवीएम के साथ रहेंगी। तो कुल मिला के एक हम कह सकते हैं कि पहले फेज में चुनाव हुआ, उसमें बम्पर वोटिंग जो है पूरे विधानसभा की जो सीटें हैं उसमें देखने को मिली। करीब 90% के आसपास जो आखिरी आंकड़ा आया था। उसके बाद जो है तमाम जितने आंकड़े हैं उनको पूरी तरीके से मर्ज करके जो है फाइनल डेटा कुछ देर बाद जो इलेक्शन कमीशन है वो अपनी वेबसाइट के जरिए जो है वो जारी करेगा। इसके अलावा रघुनाथगंज की जो सीट थी उसमें करीब 95% से ज्यादा वोटिंग जो है वो हुई है। 5 बजे तक का ये आंकड़ा है, और 6 बजे तक जब आंकड़े आएंगे तो हम कह सकते हैं कि एक नया रिकॉर्ड उस सीट पर बनने वाला है। लेकिन फिलहाल चुनाव पूरी तरीके से थम चुका है, पोलिंग थम चुकी है। फिलहाल जो पोलिंग के बाद की प्रक्रिया है वो सभी सीट्स पर जारी है। जी दिव्येंदु, लेकिन इस बार हमने देखा कि जो ये बम्पर टर्नआउट हुआ, वोटिंग टर्नआउट, उसके पीछे आपने बताया कि भाई जो चुनाव आयोग है उनकी तैयारियां तो रहीं, लेकिन ये वोटर टर्नआउट और क्या दिखाता है? क्या इसको माना जाए कि ये मौजूदा जो सरकार है उसके खिलाफ जब उनको एक माहौल मिला कि वो बिना किसी भय के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए इतनी बड़ी भीड़ थी, या फिर बदलाव की उम्मीद नजर आती है? जो मुद्दों की बात हुई आपकी आज मतदाताओं से, तो वो किस तरह का रुझान आपको नजर आया? देखिए, बिल्कुल अजय जी, आपको बताना चाहूंगा कि राजनीति के जो जानकार होते हैं उनका यही कहना होता है कि अगर किसी राज्य में बम्पर वोटिंग होती है, पिछले सालों के मुकाबले यानी कि पिछले चुनावों के मुकाबले अगर ज्यादा वोटिंग होती है तो वो सरकार के खिलाफ वोटिंग होती है। और आज भी जब हमने देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जब रैली को संबोधित कर रहे थे, उस रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जहां जहां बम्पर वोटिंग होती है वो बीजेपी के पक्ष में होती है। तो हम कह सकते हैं कि पहले फेज में जो चुनाव हुआ उसमें प्रधानमंत्री पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि आश्वस्त हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीट उनकी पार्टी जो है वो लेती हुई नजर आएगी। और इस पूरे नॉर्थ बंगाल की बात करें तो 54 सीटें हैं इस पूरे नॉर्थ बंगाल में। पिछली बार टीएमसी को 32 और बीजेपी को करीब 22 सीटें मिली थी। इस बार यही वजह है कि बीजेपी ने नॉर्थ बंगाल में कुछ ज्यादा ही अपना जोर आजमाया है, और बीजेपी को उम्मीद है कि नॉर्थ बंगाल में अगर अच्छा प्रदर्शन किया जाए तो बंगाल विधानसभा का जो रास्ता है वो पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। तो कुल मिला के प्रधानमंत्री पहले फेज में तो पूरी तरीके से आश्वस्त हैं, लेकिन अब जो दूसरा मुकाबला 29 अप्रैल को होने वाला है उसमें किस तरीके के आंकड़े सामने आएंगे, क्या उसमें इस तरीके की बम्पर वोटिंग होगी या नहीं होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जी, बहुत धन्यवाद दिव्येंदु वक्त निकालने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन ये भी एक सवाल है कि ये जो पूरा एसआईआर का मामला था, ये जो पूरी ड्राइव चलाई गई एसआईआर की, उसके बाद ये बड़ा टर्नआउट निकलना, इतना वोटिंग परसेंटेज में बढ़ोतरी होना, क्या इस ओर भी इशारा करता है कि पहले बोगस वोटिंग होती थी, या फिर जो नाम जुड़े थे पहले वो बहुत ज़्यादा थे, इस वजह से पहले जो वोटिंग परसेंटेज है वो आपको कम दिखाई देता था आंकड़ों में? तो सही एक बार लिस्ट बनाई गई और ये वोटिंग परसेंटेज आपके सामने नजर आया। आगे बढ़ते हैं, तमिलनाडु की भी बात करें तो वहां पर विधानसभा चुनाव में भारी मतदान दिखाई दिया है। शाम 5 बजे तक 82.24% मतदान दर्ज किया गया। तमिलनाडु की सभी 234 सीटों पर मतदान हुआ है। तो बंगाल के बाद अब हम आपको दिखा रहे हैं तमिलनाडु के आंकड़े। सभी 234 सीटों पर वोट डाले गए। एक ही फेज में वहां पर चुनाव था। चुनाव की प्रक्रिया अब वहां पर थम चुकी है। उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। भारी मतदान यहां भी दिखाई दिया। शाम 5 बजे तक यह आंकड़ा 82.24% दर्ज किया गया। अब यहां पर
जो मुकाबला है वो थोड़ा सा अलग है पश्चिम बंगाल से, और ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत सारे नए फैक्टर्स भी हैं जो तमिलनाडु की राजनीति को प्रभावित करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल नतीजों पर सभी की निगाहें हैं और तमिलनाडु में सभी 234 सीटों पर वोट डालेगा। आपको हमने बताया कि 5 बजे तक तमिलनाडु में 82% तक वोटिंग हुई, भारी वोटिंग हुई। साफ है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में प्रदेश के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तमिलनाडु में सुबह से ही पोलिंग बूथ पर लंबी कतारें दिख रही हैं। आम लोगों के साथ नेता और सितारे भी वोट डालने पोलिंग बूथ पहुंच रहे हैं। तमिलनाडु के बोदिनायकनूर विधानसभा क्षेत्र से डीएमके के उम्मीदवार ओ पनीरसेल्वम ने साउथ कार स्ट्रीट में अपना वोट डाला। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और कोलाथुर से डीएमके उम्मीदवार एमके स्टालिन ने भी चेन्नई में मतदान किया और लोगों से वोट डालने की अपील की। तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने चेन्नई के मतदान केंद्र पर वोटिंग की। चेन्नई में डीएमके सांसद कनिमोई ने भी विधानसभा चुनाव के लिए मतदान किया। इस मौके पर उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि ये लोग अपने भविष्य, अपने राज्य के भविष्य के लिए मतदान करें। मैं लोगों से यही कहूंगी कि अपने भविष्य, अपने राज्य के भविष्य के बारे में सोचें। कोई भी सरकार ये चाहेगी कि मतदाताओं के लिए सुविधा हो जिससे वे आकर वोट कर पाएं। मैं बहुत आश्वस्त हूँ कि डीएमके बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी और हमारी सरकार एक बार फिर से बनेगी। चेन्नई में एक्टर अजीत कुमार और टीवी के चीफ विजय वोट डालने पहुंचे। इस दौरान उनकी एक झलक पाने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी, जिससे बूथ के बाहर अफरा तफरी का माहौल बन गया। राशिदाओं के साथ फिल्मी सितारे भी मतदान में आगे रहे। अभिनेता धनुष ने चेन्नई के एक मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपना वोट डाला। साउथ फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत ने भी चेन्नई के स्टेला मैरिस कॉलेज के बूथ नंबर 237 पर अपना वोट डाला। इस दौरान रजनीकांत को देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं टी नगर में अभिनेता प्रभु और विक्रम प्रभु ने ठक्कर बापा विद्यालय में अपना वोट डाला। इसके साथ ही पूर्व भारतीय क्रिकेटर आर अश्विन ने चेन्नई में मतदान किया। मतदान के बाद अश्विन ने कहा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, सबको इस पर्व में हिस्सा लेना चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। मैंने यहाँ आकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। बाकी सबको भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि जो भी सत्ता में आएंगे वे तमिलनाडु की स्थिति को बदलेंगे। तमिलनाडु में इस बार कांटे की टक्कर है। इस बार जनता किसे सत्ता में बिठाएगी और किसे विपक्ष का रास्ता दिखाएगी, ये तो 4 मई को पता चल पाएगा। चेन्नई से निशांत राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टीटी न्यूज। तो 4 मई का सभी को इंतजार। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, देखते रहिए टीटी न्यूज। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, the taste of India. जरा सी अनबन प्यार जरा सा, the taste of India. यही तो अमूल है, स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है, taste of India, taste of India. जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं समाचार। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में भाजपा के बेहतर प्रदर्शन का दावा किया। पीयूष गोयल ने कहा कि बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा शानदार प्रदर्शन करने जा रही है। 4 मई के बाद बंगाल से टीएमसी का आतंक खत्म हो जाएगा। इस बार पश्चिम बंगाल के लोगों ने ममता दीदी का सत्ता से हटाने का मूड बना लिया है। ये रिजल्ट दर्शाएगा कि वर्षों तक ये जो ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में मिसयूज किया है और बाहर के लोगों को घुसाकर जो वोटर बनाकर जिस प्रकार से धज्जियां उड़ाई गई थी इलेक्शन प्रोसेस की उनके राज्य में, उसको इलेक्शन कमीशन ने इस बार बड़े पारदर्शी तरीके से ठीक किया है और ये आगे चलकर देश की राजनीति में और देश की चुनाव प्रक्रिया में शुद्धता लाएगी।
वहीं तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को लेकर पीयूष गोयल ने कहा कि वर्तमान की सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। तमिलनाडु के लोग स्टालिन परिवार की मनमानी से तंग आ चुके हैं। इस बार के चुनाव में डीएमके फर्श पर आ जाएगी। हमारी बहनों, महिलाओं, बच्चों के ऊपर जो जिस प्रकार से क्रिमिनल एक्टिविटीज चलती हैं, जिस प्रकार से ड्रग्स और लिकर की उपलब्धता बढ़ी है, ये तमिलनाडु की जनता सहन नहीं करेगी, ना कभी स्टालिन परिवार को माफ करेगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि तमिलनाडु में भी स्टालिन परिवार बाहर निकलेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में यूके के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जोनाथन पॉवेल के साथ मुलाकात की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर बताया कि हमारी चर्चा क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा मुद्दों के साथ साथ भारत और ब्रिटेन के बीच बढ़ते आपसी सहयोग पर केंद्रित रही। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने बताया कि जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भारत आए थे तो भारत और फ्रांस के बीच एक अहम समझौता हुआ था। भारत और फ्रांस के बीच ये तय हुआ था कि अब भारत से फ्रांस जाने वाले यात्रियों को ट्रांजिट वीजा की आवश्यकता नहीं होगी। फ्रांस ने एक पहल किया है। जब प्रेसिडेंट मैक्रोन की यात्रा हुई थी, भारत और फ्रांस के बीच में ये तय हुआ था कि जो हमारे लोग हवाई मार्ग से फ्रांस जाते हैं उनको ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत आगे से नहीं पड़ेगी। इस समझौते को फ्रांस की सरकार ने इसको लागू कर लिया है। रणदीप जायसवाल ने कहा कि भारत ने जापान द्वारा रक्षा उपकरण और प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण को लेकर के स्वागत किया है। यह कदम भारत और जापान के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। दोनों देश अपने राष्ट्रीय सुरक्षा हितों की रक्षा करने और निरंतर आर्थिक गतिशीलता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। India welcomes Japan's review of the 3 principles on transfer of defense equipment and technology. Defense and security cooperation forms an important pillar of India-Japan special strategic and global partnership. As part of the joint declaration on security cooperation between India and Japan, both sides have committed to increase practical cooperation in the interest of their national security and continued economic dynamism. This includes promotion and facilitation of technological and industrial collaboration between the government entities and private sector stakeholders for resilience in sectors critical to national security. फिलहाल इस समाचार बुलेटिन में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।